हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी के एसएसटी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th स्टूडेंट के लिए सामाजिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 3। सामाजिक विज्ञान में आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और आज हम इसका करेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, यानी कि वन शॉट में आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन कराया जाएगा। इसके पहले मैं ये चैप्टर आपको कई सारे पार्ट्स में पढ़ा चुकी हूँ। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करा दी हैं। अब बारी आती है इसको एक बार रिवाइज करने की। चलिए तो इसका आज करते हैं हम रिवीजन। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। ऑलराइट, और अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए और सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। तो क्या पूछा गया है हमसे? पूछा नहीं गया है, आज हम बताने वाले हैं सारी चीजें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का सेशन तो हमारा हो चुका है, पूछने वाली बात जा चुकी है। अब बात आती है रिवीजन की, तो आज हम करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। सबसे पहले देख लेते हैं इसका पाठ परिचय, यानी कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमें क्या देखने को मिलता है। चैप्टर में कौन कौन सी बातें हमें पढ़नी है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, वो सारी जानकारी हमें पाठ परिचय के द्वारा मिल जाएगी। तो पहला टॉपिक है आधुनिक युग से पहले। जिस युग में हम जी रहे हैं वो कौन सा युग है? वर्तमान युग है, आधुनिक युग है। आधुनिक युग के पहले की दुनिया कैसी थी? क्या आधुनिक युग के पहले ही दुनिया के देश एक दूसरे से जुड़ चुके थे? अगर जुड़े थे तो किस माध्यम से जुड़े थे? पहले क्या होता था? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे रेशम मार्ग, सिल्क रूट से जुड़ती हुई दुनिया। रेशम मार्ग कहाँ से चालू होता है? एशिया कॉन्टिनेंट में, ठीक है, एशिया महाद्वीप में चालू होता है ये चीन से, ठीक है। फिर उसके बाद ये अफ्रीका को भी जोड़ता है अपने से, और यूरोपियन कंट्रीज को भी जोड़ता है, यानी कि पूर्व से शुरू होकर पश्चिम तक जाता है रेशम मार्ग, जिससे रेशम के साथ साथ विभिन्न वस्तुओं का आयात और निर्यात भी किया जाता था। उसके बाद हम पढ़ेंगे भोजन की यात्रा के बारे में। जी हाँ, भोजन की यात्रा भी हुई थी, ठीक है, यानी कि हर एक चीज आपके भारत में पैदा नहीं हुई है। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग चीज़ों का उत्पादन हुआ है और फिर वो चीज़ें दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर मिली। जैसे कि हम बात करें आलू, आलू आपको पूरे भारत में देखने को मिल जाएगा, और आलू की हजारों व्यंजन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अलग अलग रूप में हम आलू को खाते हैं, लेकिन आलू यहाँ की उपज नहीं है। आलू उगा था पुर्तगाल में सबसे पहले, ठीक है। स्पेगेटी, अब आप कहेंगे कि स्पेगेटी क्या होता है? तो भाई नूडल्स का नाम तो सुना है ना आपने, ठीक है। नूडल्स कौन सी डिश है? चाइनीज है, ठीक है। तो जब नूडल्स की यात्रा चाइना से होकर इटली तक गई तो वो क्या बन गई? स्पेगेटी बन गई, जो इस फॉर्मेट में होती है। नूडल्स की बात करें तो नूडल्स कुछ ऐसे होते हैं, पतले पतले एकदम स्पेंगुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लेकिन जब स्पेगेटी की हम बात करते हैं तो कुछ इस फॉर्मेट में लंबी लंबी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे विजय, बीमारी और व्यापार की यात्रा के बारे में। क्या जानेंगे? विजय, बीमारी और व्यापार, किस तरीके से लोग एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने के लिए गए, अपने साथ बीमारियों को लेके गए, और उन बीमारियों के जरिए दूसरे देशों पर क्या प्राप्त करी? विजय, ठीक है। अब 19वीं शताब्दी की बात करेंगे, आधुनिक युग से पहले क्या हुआ था वो देखेंगे। फिर बात करेंगे हम कहाँ की? 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी में क्या क्या हुआ था? 1815 से 1914 तक की बात करेंगे, जिसमें विश्व अर्थव्यवस्था का उदय होता हुआ दिखाई देता है, जिसमें दुनिया के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे के साथ जुड़ रही थी। फिर
तकनीक की क्या भूमिका होती है उसको जानेंगे। फिर 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद, जी हाँ, अब उपनिवेशवाद किसे कहा जाता है? तो जब एक पावरफुल कंट्री, जब एक शक्तिशाली देश दूसरे अपने से कमजोर दूसरे देश पर अपना कब्जा करना चाहता है, वहां अपना शासन स्थापित करता है, तो उसे कहा जाता है उपनिवेशवाद। ठीक है, फिर हम बात करेंगे रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग के बारे में। मवेशी का अर्थ होता है पशु। रिंडरपेस्ट जो है पशुओं में फैलने वाली एक बीमारी है जो अफ्रीका के पशुओं में फैली थी यूरोपियन के द्वारा। यूरोप के लोग जो है इटली से, यूरोप के लोगों ने इटली से कुछ घोड़े मंगवाए थे अफ्रीका में सैनिकों की मदद करने के लिए, अफ्रीका में यूरोपियन सैनिकों की मदद करने के लिए, और उन घोड़ों में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी पाई जाती थी जिसका असर अफ्रीका के पशुओं पर भी हुआ। फिर हम जानेंगे भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, यानी कि काम के लिए दूसरे देशों में भारत के श्रमिकों का जाना, अनुबंधित रूप से जाना, यानी कि एक एग्रीमेंट के तहत जाना। क्या था वो एग्रीमेंट और इसके क्या प्रभाव पड़े भारतीय मजदूरों पर, ये जानेंगे। फिर इसके बाद विदेशों में भारतीय उद्यमी, जी हाँ, विदेशी यहाँ शासन करने आए थे वो एक अलग बात है, विदेशियों ने यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज लगाई थी वो एक अलग बात है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि भारत के जो बड़े बड़े कारोबारी थे, उद्यमी थे, उद्योगपति थे, उन्होंने विदेशों में भी अपना जो है उद्योग लगाया था, वहां पर व्यापार किया था बड़े रूप में। फिर भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे कि भारत का व्यापार कैसे दूसरे देशों के साथ हुआ। ठीक है, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था क्या थी उस दौरान, उसको समझेंगे। फिर महायुद्ध, यहाँ पर चर्चा हो रही है महायुद्धों की। तो ये कौन से महायुद्ध हैं? प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध। किसकी बात हो रही है? प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध की चर्चा यहाँ पर हो रही है। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा था, दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही थी उस समय। फिर युद्धकालीन रूपांतरण, यानी कि युद्ध के दौरान जब युद्ध हो रहा है, युद्धकालीन यानी कि युद्ध के काल में, युद्ध के समय में किस तरीके के परिवर्तन हमें पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं। फिर युद्धोत्तर सुधार, युद्धोत्तर यानी कि युद्ध के बाद क्या क्या सुधार किए गए विश्व अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए। फिर बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग को जानेंगे जिसके फलस्वरूप चालू होता है महामंदी का दौर। फिर भारत पर महामंदी का असर कैसा पड़ा उसको भी हम समझेंगे। फिर किया गया भैया युद्धोत्तर काल में, युद्ध के बाद के समय में विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी का रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया गया वो जानेंगे। तो युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान, प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष यानी कि शुरुआत में युद्ध के साल कैसे थे, युद्ध के बाद के समय में शुरुआती दौर कैसा था। फिर औपनिवेशीकरण और अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता यानी कि जब दूसरे देशों का शासन हमारे यहाँ से खत्म हो गया और हमें आजादी मिल गई, तो उस समय का दौर कैसा था, या जिन भी कंट्रीज ने जिन दूसरी कंट्री पर अपना औपनिवेशिक शासन स्थापित करके रखा था, जब वहां से औपनिवेशिक शासन खत्म हो गया, यानी कि उन अदर कंट्रीज का शासन खत्म हो गया, तो उन देशों को आजादी मिली, तो कैसा स्वरूप था। फिर बात आएगी एक सम्मेलन की, ब्रेटन वुड्स, और उसका समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। इन सब चीजों के बारे में हम आज के इस चैप्टर के रिवीजन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से चेक करके बता दीजिए कि लाइक और शेयर बराबर से हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो भाई साहब जल्दी से कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि सारी चीजें आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ऑलराइट, चलिए, तो सबसे पहले हम भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसको शुरू करें। दो शब्दों को हम जान लेते हैं, एक है आपका वैश्वीकरण और एक है आपका भूमंडलीकरण। तो वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक फैक्टर हमें नजर आता है, आर्थिक। क्योंकि वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण पूर्ण रूप से एक आर्थिक प्रणाली है। ठीक है,
इसका सीधा सा अर्थ यह होता है कि जब दुनिया के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगती हैं, एक देश से दूसरे देश की तरफ व्यापार होने लगता है, श्रम का प्रवाह होने लगता है, पूंजी का प्रवाह होने लगता है, तो हम उसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है और व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश तक के स्थानांतरण को ही क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण कहा जाता है। क्या कहा गया है? वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है और व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश तक के स्थानांतरण को, किन किन चीजों का? व्यक्तियों का, सामानों का और नौकरियों का। यानी कि जब एक देश के निवासी दूसरे देश में जाएं, एक देश का सामान दूसरे देश में जाए, नौकरियों की तलाश में लोग एक देश से दूसरे देश की तरफ जाएं, तो उसे क्या हम कहेंगे? उसे कहेंगे वैश्वीकरण। ये तीनों चीजें जो है आर्थिक क्रिया है। कोई भी व्यक्ति दूसरे देश जा रहा है, आर्थिक उद्देश्य के लिए जा रहा है। ठीक है। फिर है वैश्विक दुनिया के निर्माण को समझने के लिए हमें व्यापार के इतिहास, प्रवासन और लोगों को काम की तलाश और राजधानी की आवाजाही को समझना होगा। यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण पूर्ण रूप से एक आर्थिक प्रक्रिया है। लेकिन जब बात आती है भूमंडलीकरण की, तो यहाँ पर सिर्फ आर्थिक पक्ष की बात नहीं रह जाती है। यहाँ पर काफी सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आर्थिक के साथ साथ सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक प्रणालियों की भी यहाँ पर बात होती है। ठीक है। तो दुनिया भर में जब आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रणालियों का एकीकरण हो जाता है तो उसे कहा जाता है भूमंडलीकरण। अब आप खुद सोचें कि जब कोई व्यक्ति दूसरे देश में पैसा कमाने के लिए जाता है, आर्थिक उद्देश्य के लिए जाता है, मान लो कि वो व्यक्ति है भारत का, वो गया अमेरिका। ठीक है। तो भारत की जो संस्कृति है उसको अपने साथ लेके गया, भारत के खान पान को साथ लेके गया। ठीक है। भारत की पॉलिटिक्स से वो परिचित है, भारत के रिलीजन से वो परिचित है, तो ये सारी चीजें अपने साथ लेके गया। ठीक है। और अमेरिका की जैसी अर्थव्यवस्था है, संस्कृति है, वहां की राजनीति है, या वहां का धार्मिक माहौल है, या वहां का जैसा समाज है, उसमें भी वो जाके घुल मिल गया। यानी कि दो देशों का कल्चर आपस में मिला कि नहीं मिला। तो इससे ही कहा जाता है कि जब दुनिया के दो देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रणालियों का एकीकरण हो जाता है तो उसे हम कहते हैं भूमंडलीकरण। तो वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण में क्या अंतर दिखाई दिया कि वैश्वीकरण पूर्ण रूप से एक आर्थिक क्रिया है और भूमंडलीकरण आर्थिक के साथ साथ सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रणालियों का भी एकीकरण है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वस्तुओं और सेवाओं, पूंजी और श्रम का व्यापार दुनिया भर में किया जाता है। जी हाँ। और देशों के बीच सूचना और शोध के परिणाम आसानी से प्रवाहित होते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई भूमंडलीकरण की। अब क्या है? अब आधुनिक युग से पहले की हमें बात करनी है, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड की हमें बात करनी है, यानी कि प्राचीन काल की बात करनी है, पुराने जमाने की बात करनी है। तो चलो समझते हैं कि प्राचीन काल में भूमंडलीकरण कैसे पॉसिबल हो पाया था। क्या भूमंडलीकरण आज की दुनिया की उपज है या पुरानी दुनिया की उपज है? ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको भी। देखें, यात्रियों, व्यापारियों, पुजारियों और तीर्थ यात्रियों ने ज्ञान, अवसर और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न से बचने के लिए विशाल दूरी तय करी। क्या कहा गया है यहाँ पर? यात्रियों, व्यापारियों, पुजारियों और तीर्थ यात्रियों ने ज्ञान, अवसर और आध्यात्मिक शांति के लिए उत्पीड़न से बचने के लिए विशाल दूरी तय करी। एक देश से दूसरे लोग घूमने के लिए गए, यात्रा करने के लिए गए, अभी भी जाते हैं लोग। एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए गए। ठीक है। पुजारियों के रूप में गए, लोगों ने तीर्थ यात्राएं करी। ठीक है। तो ज्ञान, अवसर और आध्यात्मिक शांति के लिए, ज्ञान लेने के लिए गए, नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए गए, आध्यात्मिक शांति के लिए गए, या फिर उत्पीड़न से बचने। मान लो कि आपके देश में कुछ लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हो, तो उन्होंने जाके दूसरे देशों की शरण ले ली। तो इस तरीके से एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में गए। ठीक है। तो क्या हो रहा है? पुराने समय में भी ये सब चीजें चल रही थी। तो इससे क्या हो रहा है? भूमंडलीकरण का जन्म हो रहा है। ठीक है।
अब इतने लोग दूसरे देशों को गए तो वे अपने साथ सामान, पैसा, मूल्य, कौशल, विचार, आविष्कार, यहाँ तक कि रोगाणु और बीमारियां भी लेके गए। लोग जाते हैं, अपना सामान लेके जाते हैं, अपना पैसा लेके जाते हैं, अपने वैल्यू, अपने मूल, अपने एथिक्स लेके जाते हैं, अपनी स्किल लेके जाते हैं, अपने थॉट, अपने इनोवेशन, यहाँ तक कि अपने रोग और बीमारियां भी लेके जाते हैं। ठीक है, तो 3000 ईसा पूर्व की कहानी है कि एक सक्रिय तटीय व्यापार ने सिंधु घाटी की सभ्यताओं को वर्तमान पश्चिम एशिया के साथ जोड़ा, जिसका उदाहरण हमें दिखाई देता है रेशम मार्ग, जिसे हम कहते हैं सिल्क रूट। यह है आपका रेशम मार्ग। ठीक है, यह है सिल्क रूट। सिल्क रूट ने, रेशम मार्ग ने चीन को पश्चिम से जोड़ा। चीन कहाँ है? पूर्व में है। यह दिशा है आपकी पश्चिम, ये उत्तर और ये है दक्षिण। ठीक है, तो रेशम मार्ग ने चीन को पश्चिम से जोड़ा। देखो ये है, दो कलर में आपको दो रास्ते चीन से दिखाई देंगे। एक रेड कलर में है कौन सा मार्ग? जमीन वाला मार्ग, या इसे हम थल मार्ग भी कह सकते हैं, स्थल मार्ग भी कह सकते हैं। ये देखो, एशिया महाद्वीप में है चीन, तो एशियाई देशों की तरफ भी इसने सामान को भेजा। ठीक है, स्थल मार्ग से। अरब कंट्रीज की तरफ भी इसने भेजा। ठीक है, दूसरा मार्ग आपको जल मार्ग दिखाई दे रहा होगा, ये है इसका जल मार्ग। ये देखें, यानी कि चीन से पश्चिमी देशों की तरफ, अफ्रीकी देशों की तरफ, एशिया के बाकी देशों की तरफ भी जो है आदान प्रदान हो रहा था। अब इस मार्ग को रेशम मार्ग ही क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस मार्ग से रेशम का निर्यात चीन से होता था अदर कंट्रीज की तरफ। साथ ही साथ रेशम के साथ साथ दूसरी चीजों को भी भेजा जाता था, और बदले में इन मार्गों से होते हुए चीन की तरफ दूसरे माल का भी निर्यात होता था। ठीक है, तो ये जो भूमंडलिक ऋण की व्यवस्था है या वैश्विक ऋण की व्यवस्था है, वो आज की व्यवस्था नहीं है, वो प्राचीन समय की व्यवस्था है। 3000 ईस्वी पूर्व की हम बात कर रहे हैं, प्राचीन काल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें, भोजन ने अमेरिका से यूरोप और एशिया की यात्रा करी। भोजन की भी यात्रा हुई। ठीक है, हम भारत में रहते हैं, लेकिन भारत में रहते हुए भी हम हर जगह का खाना खाते हैं। ठीक है, आपको भारत के हो तो इंडियन फूड तो मिलेगा, आपको चाइनीज फूड मिलेगा, आपको जापानीज मिलेगा, आपको इटालियन फूड मिलेगा, सब तरीके का, यानी कि हर एक कॉन्टिनेंट की डिशेस से आप परिचित होंगे। सारी चीजें आपको एक देश में ही मिल रही हैं। तो भोजन ने अमेरिका से यूरोप और एशिया की यात्रा करी। अब बात करें हम जैसे नूडल्स की, तो नूडल्स कहाँ का है भाई? चाइना का है, चीन का है। तो नूडल्स चीन से इटली की यात्रा करते हुए स्पेगेटी बन गया। ठीक है, फिर यूरोपीय विजेता अमेरिका में चेचक के रोगाणु ले गए। अमेरिका की खोज किसने करी थी? यूरोपियन ने करी थी। ठीक है, समुद्री मार्ग से करी थी, और यूरोप में चेचक नाम की बीमारी तब होती थी। अब यूरोप के लोग तो भाई उस बीमारी के प्रति सजग थे, और उनकी बॉडी में उतनी इम्यूनिटी डेवलप थी कि वो उस बीमारी से लड़ सकें। लेकिन अमेरिका बिल्कुल अलग थलग देश था। तो जब यूरोपीय अमेरिका पहुंचे तो उनके साथ चेचक नाम की बीमारी भी पहुंच गई, जिससे अमेरिका में भी ये बीमारी जो है फैल गई, पूरे महाद्वीप में ये बीमारी फैल गई। ऑलराइट, फिर देखें आधुनिक युग से पहले, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, हम बात कर रहे हैं रेशम मार्ग, सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया की। किसकी? सिल्क रूट से जुड़ती हुई दुनिया की। देखें, रेशम मार्ग जो भी मैंने आपको बताया था, चीन से शुरुआत होती है इसकी। चीन है आपका पूर्व दिशा में, और पश्चिम तक ये मार्ग जाता है, यानी कि पूर्वी एशियाई देशों से पश्चिमी देशों की तरफ व्यापार इस मार्ग से संभव था, जो आपको दो रूपों में दिखाई दे रहा है, जल मार्ग और स्थल मार्ग। ये रेड कलर में आपको दिखाई देगा क्या? स्थल मार्ग, और ब्लू कलर में आपको दिखाई देगा जल मार्ग। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? चलिए तो देख लेते हैं इसको
कि सिल्क रोड या रेशम मार्ग एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था जो दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 14वीं शताब्दी तक यह चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस और इटली को पीछे छोड़ते हुए एशिया से भूमध्य सागर तक फैला था। और उस दौरान हुए भारी रेशम व्यापार के कारण इसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया सिल्क रूट। ठीक है, तो सिल्क मार्ग, ये मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ विश्व को जमीन और समुद्री मार्ग दोनों से जोड़ते थे। जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, रेड में है स्थल मार्ग और ब्लू कलर में आपको जल मार्ग दिखाई देगा। क्लियर है बात? चलिए, तो सिल्क रूट समझ में आ गया कि प्राचीन समय में सिल्क रूट से कैसे दुनिया जुड़ी थी और उस समय भी भूमंडलीकरण संभव हुआ था। अब हम बात करेंगे सिल्क रूट की विशेषताओं की, कि सिल्क रूट की विशेषताएं क्या थी या रेशम मार्ग की विशेषताएं क्या थी। यहाँ से सीधा सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि सिल्क रूट या रेशम मार्ग की विशेषताएं बताइए। चलिए, तो पहली विशेषता यह है कि सिल्क रूट से होकर चीन के बर्तन दूसरे देशों तक जाते थे। ठीक, और इसी प्रकार यूरोप से एशिया तक सोना चांदी इसी सिल्क रूट से आते थे, यानी कि आदान और प्रदान दोनों हो रहा है, आयात और निर्यात दोनों हो रहा है। सिल्क रूट के रास्ते ही ईसाई, इस्लाम और बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों में पहुंच पाए थे। रेशम मार्गों को दुनिया के सबसे दूर के हिस्सों को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता था, क्योंकि ये पूर्व में चीन से चालू होता था और पश्चिमी देशों तक जाता था, स्थल और जल मार्ग से होते हुए। ठीक है, तो ये है आपकी रेशम मार्ग की विशेषताएं। दो और विशेषताएं हैं। क्रिश्चियन युग से पहले भी सिल्क रूट अस्तित्व में थे और 15वीं शताब्दी तक ये विकसित हुए और ये रूट दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का एक बड़ा स्रोत साबित हुआ। व्यापार तो हुआ ही साथ लोगों के सांस्कृतिक संबंध भी जुड़े, यानी कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से दुनिया के देशों के लोग आपस में जुड़े। ठीक, अब हम बात करेंगे भोजन की यात्रा, स्पेगेटी और आलू। कैसे भोजन की यात्रा हुई दुनिया भर में? तो सबसे पहले तो हम स्पेगेटी की बात करेंगे। पहली बात हम करेंगे नूडल्स की। नूडल्स सभी जानते हैं कि चीन की देन है। ठीक है, नूडल्स चाइनीज व्यंजन है, तो नूडल चीन की देन है, वहां से दुनिया के दूसरे भागों तक पहुंचा। भारत में हम इसके देशी संस्करण सेवइयों का वर्षों से इस्तेमाल करते हैं। हम सेवइयां खाते हैं। ठीक है, सेवइयां थोड़ी सी पतली होती हैं और नूडल्स हल्के से मोटे होते हैं, लेकिन है तो वही। ठीक है, बस अलग अलग फॉर्म में हम खाते हैं। ठीक है, और इसी नूडल का इटालियन रूप कहा जाता है स्पेगेटी। ठीक, और आज के कई आम खाद्य पदार्थ, जैसे कि हम बात करें, अब देखना जितनी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी वो भारत की नहीं है, वो अदर कंट्रीज की हैं, लेकिन भारत में भी आई। क्यों आई? इसी भूमंडलीकरण विश्व के कारण। जैसे कि आलू, मिर्च, टमाटर, मक्का, सोया, मूंगफली, शकरकंद यूरोप में तब आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिकी महाद्वीपों को खोज निकाला। जी हाँ, ये सारी चीजें जो है अमेरिकन कॉन्टिनेंट की हैं और अमेरिका में जो भी कंट्रीज हैं वहां अलग अलग जगह पर इन सब का उत्पादन किया जाता था। तो यूरोपवासी जब अमेरिका पहुंचे तो इन चीजों से परिचित हुए, वो अपने देश में लेके आए। फिर यूरोपवासी पूरी दुनिया में गए, पूरी दुनिया में अलग अलग जगह इन्होंने अपना औपनिवेशिक शासन जमाया, भारत में भी जमाया। तब तो भारत इन सब चीजों से परिचित हो पाया। इनसे भी हमारे यहाँ कई चीजें होती हैं जो अंग्रेज हमारे यहाँ से लेके गए, यानी कि दुनिया में जो ये इन सब चीजों से परिचय कराया है तो यूरोपियन ने कराया, क्योंकि यूरोपीय पूरी दुनिया में गए थे, क्योंकि उनको हर एक देश की छानबीन करना थी, हर एक देश को जीतना था और अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। ठीक है, क्लियर है? फिर हम बात करते हैं अब आलू की। आलू भी भारत का नहीं है भाई। ठीक है, अब जब आलू यूरोप पहुंचा अमेरिका महाद्वीप से,
तो यूरोप के लोगों की जिंदगी बदल गई। सोचो आप, आलू के दम पर पूरे के पूरे महाद्वीप के लोगों की जिंदगी बदल जाना। आप सोच रहे हो कि भाई ये मजाक की बात है? नहीं भाई, ये सच्चाई की बात है। यूरोप एक गरीब देश था पहले, बस उसने दुनिया को लूटा और अपनी सत्ता बनाई और अपना राज बनाया। ठीक है, तो आलू के आने से यूरोप के लोगों की जिंदगी में भारी बदलाव आए थे। कैसे आए थे? आलू के आने के बाद ही यूरोप के लोग इस स्थिति में आ पाए कि वो बेहतर खाना खा सकें और अधिक दिन तक जीवित रह सकें। अब आयरलैंड की बात हो रही है यहाँ पे। आयरलैंड के किसान आलू पर इतने निर्भर हो चुके थे कि 1840 के दशक में वहां पर आया अकाल और आलू की फसल हो गई बर्बाद। आलू की फसल बर्बाद हो गई तो लोगों की मौत होने लगी थी, क्योंकि सबसे ज्यादा वो डिपेंड थे आलू पर। आलू सस्ता होता था, सब लोगों की पहुंच में था, ठीक है, कि उसको लोग खरीद सकते हैं और खा सकते हैं। तो 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी से आलू की फसल हो गई बर्बाद, तो कई लाख लोग भूख से मर गए। और उस अकाल को क्या कहा जाता है? उस अकाल को आयरिश अकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो, विजय, बीमारी और व्यापार। कैसे व्यापार के जरिए व्यापार करने के लिए लोग एक देश से दूसरे देश की तरफ गए और अपने साथ बीमारियों को लेके गए और उन बीमारियों के दम पर उन देशों पर विजय पाई। जी हाँ, उन्होंने अपना अस्त्र किसको बनाया? बीमारी को, ना किसी सैनिक को, ना किसी औजार को। ठीक है, अब देखो, विजय, बीमारी और व्यापार। व्यापार के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने पर बीमारी जाएगी और बीमारी से विजय की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो करी गई भैया अमेरिका की खोज। यूरोपियन ने क्या करी? समुद्री मार्ग से अमेरिका को खोजा। तो अमेरिका की खोज तथा बहुमूल्य धातुओं को ये लेके आए। कैसे? जब अमेरिका की खोज इन्होंने समुद्री मार्ग से करी तो देखा अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली संपन्न देश है। वहां पर अनाज के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं और खनिजों के भंडार हैं। ठीक है, अमेरिका से पहले पूरी दुनिया परिचित नहीं थी। अमेरिका एक अलग थलग महाद्वीप था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। सबसे पहले किसने जाना? यूरोपियों ने जाना। तो 16वीं सदी में यूरोप के नाविकों ने एशिया और अमेरिका के देशों के लिए समुद्री मार्ग खोज लिया था। एशिया के देशों के लिए भी खोज लिया और अमेरिका के लिए भी, कि वहां पर किस रास्ते से यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। तो समुद्र के रास्ते से उन्होंने देखा कि पहुंचा जा सकता है, इस डायरेक्शन से पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो जब नए समुद्री मार्ग की खोज करी गई, नए समुद्री मार्ग की खोज ने ना सिर्फ व्यापार को फैलाने में मदद करी, बल्कि विश्व के अन्य भागों में यूरोप की फतह की नींव भी रखी। जी हाँ, अब अमेरिका का, जैसा मैंने बताया कि उनके पास बहुत ज्यादा खनिज भंडार था और बहुत ज्यादा अनाज भंडार भी था। तो अमेरिका के पास खनिजों का अकूत भंडार था, यानी कि अपार भंडार था। अपार, बहुत ज्यादा भंडार था। और इस महाद्वीप में अनाज भी प्रचुर मात्रा में था। अमेरिका के अनाज और खनिजों ने, दोनों चीजों ने दुनिया के अन्य भाग के लोगों का जीवन पूरी तरीके से बदल दिया। और इस तरीके से खोज होती है अमेरिका महाद्वीप की यूरोप के नाविकों के द्वारा, और यूरोप के लोग अमेरिका से परिचित हुए। चलिए, अब हम जानते हैं विजेता द्वारा चेचक के कीटाणुओं का प्रयोग विजय के लिए कैसे किया गया। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको काफी कुछ तो बता चुकी हूँ कि जब यूरोप वासियों ने, यूरोप के नाविकों ने अमेरिका की खोज करी तो वहां देखा कि बहुत ज्यादा धन संपदा है, अपार भंडार है। तो यूरोप के लोग वहां पर गए और यूरोप के लोगों में चेचक नाम की बीमारी थी और अमेरिका गए तो अमेरिका जाके भी अमेरिका के लोगों में बीमारी फैल गई। ठीक है, तो 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाल और स्पेन द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों की अहम शुरुआत हो चुकी थी। जी हाँ, लेकिन यूरोपियन की जीत किसी हथियार के कारण नहीं बल्कि एक बीमारी के कारण हुई थी। यानी कि यूरोपियन ने अपना औपनिवेशिक शासन कहां, अमेरिका में कैसे लगाया, कैसे स्थापित किया? किसी हथियार के दम पर नहीं जीता उन कंट्रीज को, जीता तो एक बीमारी के कारण जीता। ठीक है,
यूरोप के लोगों पर चेचक का आक्रमण पहले ही हो चुका था। यूरोप के लोग चेचक नाम की बीमारी से पहले ही परिचित थे, ठीक है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उनके बॉडी में उस तरीके की इम्यूनिटी डेवलप पहले से हो चुकी थी चेचक के कीटाणुओं से लड़ने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने इस बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधन क्षमता अपनी बॉडी में विकसित कर ली थी। लेकिन अमेरिका तब तक दुनिया के भागों से अलग था। अमेरिका को कोई नहीं पहचानता था और अमेरिका दूसरे देशों को नहीं पहचानता था, एकदम अलग थलग था। लेकिन जब खोज हुई, अमेरिका के बारे में जाना, तो अमेरिकियों के शरीर में इस बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरोधन क्षमता थी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो दूसरी दुनिया के बारे में नहीं जानते थे। दूसरे दुनिया के लोग अमेरिका तक नहीं पहुंचे थे, ना ही अमेरिका के लोग किसी दूसरी दुनिया के मतलब दुनिया के किसी दूसरे देश की तरफ पहुंचे थे। तो बाहर की कंट्री से उनका कुछ लेना देना नहीं था, आवागमन नहीं था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आयात निर्यात कुछ भी नहीं होता था। तो अमेरिकियों के शरीर में इस बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधन क्षमता थी नहीं। जब यूरोप के लोग वहां पहुंचे तो अपने साथ क्या लेके गए? अपने साथ चेचक के जीवाणु भी लेके गए और इसका परिणाम यह हुआ कि चेचक ने अमेरिका के कुछ भागों की पूरी आबादी साफ कर दी। जी हाँ, अमेरिका के कुछ भागों की पूरी आबादी खत्म हो गई थी और इस तरह यूरोपियन आसानी से अमेरिका पर जीत हासिल कर पाए। क्लियर हुई है बात? ठीक है, तो आधुनिक युग से पहले की दुनिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं और किस तरीके से अमेरिका की खोज हुई यूरोपियन के द्वारा और यूरोपियों ने कैसे अमेरिका के बहुत सारे भूभाग पर अपना कब्जा जमाया, किसी हथियार के बल पर नहीं, बीमारी के बल पर, चेचक नाम की बीमारी के बल पर। ऑलराइट, अब देखें, अब हम बात करते हैं यूरोप में समस्याओं की। तो 19वीं सदी तक यूरोप में कई समस्याएं थी, जैसे गरीबी, बीमारी और धार्मिक टकराव। जी हाँ, यूरोप पहले एक कमजोर महाद्वीप था, वहां के लोगों में गरीबी थी, ठीक है, बीमारियों का बोलबाला था वहां पर और धार्मिक टकराव होते रहते थे, ठीक है, यानी कि अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में भेदभाव बना रहता था, टकराव बने रहते थे, लड़ाई झगड़े बने रहते थे। इस तरीके की यूरोप में उस समय 19वीं शताब्दी के पहले ये सब समस्याएं थी। तो धर्म के खिलाफ बोलने वाले कई लोग सजा के डर से कहां भाग गए? अमेरिका भाग गए, क्योंकि धार्मिक टकराव थे। जो व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बोलता था उसको सजा मिलती थी, तो वो डर के मारे कहां भाग गए? अब अमेरिका की खोज हो चुकी है, वो कहां भाग गए? अमेरिका भाग गए। तो उन्होंने अमेरिका में मिलने वाले अवसरों का भरपूर इस्तेमाल किया और उससे उनकी काफी ज्यादा तरक्की भी देखने को मिली और यूरोपियों को अपनी समस्याओं से भी मुक्ति मिली। फिर हम बात करेंगे 18वीं सदी तक भारत और चीन के बारे में। इसके बारे में 18वीं सदी तक भारत और चीन के बारे में। तो 18वीं सदी तक भारत और चीन दुनिया के सबसे धनी देश हुआ करते थे। जी हाँ, भारत और भारत से लगा हुआ चीन भी, ये दो एशियन कंट्रीज, ये दो एशियाई देश बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और सबसे ज्यादा धनी देश हुआ करते थे। लेकिन फिर क्या किया, क्या हुआ? दूसरी कंट्रीज का आगमन हुआ, यूरोपियन कंट्रीज का आगमन हुआ, उनने हमें गुलाम बनाया, हम पर शासन किया, औपनिवेशिक शासन यहाँ पर स्थापित किया। तो लेकिन 15वीं सदी से ही चीन ने बाहरी संपर्क पर अंकुश लगाना चालू कर दिया। चीन ने 15वीं सदी के शुरुआती दौर में ही कह दिया कि हमें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो बाहरी दुनिया का प्रवेश इन्होंने अपने यहाँ वर्जित कर दिया, बाहरी दुनिया से संपर्क पर अंकुश लगाना चालू कर दिया और दुनिया के बाकी हिस्सों से चीन जो है अलग हो गया, ठीक है। तो चीन के घटते प्रभाव और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव। अब चीन ने दुनिया के दूसरे देशों से संपर्क पर पाबंदी लगा दी, अंकुश लगा दिया कि हमें दूसरे देशों से संबंध नहीं रखना है। तो चीन का प्रभाव घट गया दुनिया में। तो चीन के घटते प्रभाव और अमेरिका का उदय हो रहा था, अमेरिका को दुनिया जान रही थी, तो अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा था। तो अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारण विश्व के व्यापार का केंद्र बिंदु यूरोप की तरफ शिफ्ट कर रहा था, क्योंकि यूरोपीय कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे, अमेरिका को लूट रहे थे और व्यापारिक केंद्र मुख्य रूप से बना रहे थे अमेरिका को, क्योंकि चीन ने दुनिया से खुद का संपर्क बंद कर लिया था। अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा था। अमेरिका के कई क्षेत्रों में यूरोपियन ने अपने विशेष क्षेत्र लगा रखे थे और यूरोप में
क्या कर रहा था, विश्व व्यापार का केंद्र बिंदु यूरोप की तरफ शिफ्ट कर रहा था। क्लियर। फिर अब हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी की, 1815 से 1914 के दौर की। देखें 19वीं सदी में क्या होता है, तो 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही थी और इस अवधि में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में बड़े जटिल बदलाव हुए। इस दौरान क्या हुआ, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े बदलाव हमें देखने को मिले। उन बदलावों की वजह से विभिन्न देशों के रिश्तों के समीकरण में भी अभूतपूर्व बदलाव आए। कैसे? अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि आर्थिक आदान प्रदान 3 प्रकार से होता है। कैसे होता है आर्थिक आदान प्रदान? पहला प्रवाह इन्होंने कहा व्यापार का। व्यापार मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं का, किसी भी वस्तु का एक जगह से दूसरी जगह व्यापार होना, यानी कि वस्तुओं का व्यापार का प्रवाह। ठीक है। दूसरा है श्रम का प्रवाह। आर्थिक आदान प्रदान में दूसरा पहलू शामिल है श्रम। तो काम या रोजगार की तलाश में लोगों का यहां से वहां जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है। फिर है पूंजी का प्रवाह। फिर क्या है? पूंजी का प्रवाह। तो अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश करना। ठीक है। यानी कि जब एक देश के लोग दूसरे देश में व्यापार करने जाएंगे, वहां कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो क्या होगा? कैपिटल का प्रवाह होगा। एक देश से दूसरे देश की तरफ व्यापार हो रहा है। ठीक है। तो एक देश की करेंसी दूसरे देश में जाएगी। जैसे भारत और अमेरिका के बीच व्यापार हो रहा है, तो भारत का रुपीज और अमेरिका का डॉलर एक दूसरे की तरफ जाएगा। ठीक है। यानी कि करेंसी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, जिसे कहा गया है पूंजी का प्रवाह या कैपिटल फ्लो। ठीक। तो आर्थिक आदान प्रदान 3 रूप से होता है, व्यापार का, श्रम का और पूंजी का। फिर है विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। कैसे होता है विश्व अर्थव्यवस्था का उदय? तो आइए इन तीनों को समझने के लिए ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर नजर डालें। ठीक है। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे होता है? तो इसमें सबसे बड़ी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ। और यहां से सीधा सवाल पूछा जा सकता है, 18वीं सदी के आखिरी दशक में ब्रिटेन में कॉर्न लॉ था। अब कॉर्न लॉ, कॉर्न का मतलब क्या होता है? मक्का। मक्का, लॉ मतलब कानून, मक्का कानून। भुट्टे जो बारिश में हम देखते हैं अपने भारत में। ठीक है। तो कॉर्न लॉ क्या था ब्रिटेन में? कॉर्न लॉ वह कानून था जिसके सहारे सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। कॉर्न लॉ वह कानून था जिसके सहारे ब्रिटेन की सरकार ने, ब्रिटेन की बात हो रही है क्योंकि ब्रिटेन में कॉर्न लॉ लगाया गया था। तो मक्का कानून या कॉर्न लॉ वह कानून है जिसके सहारे सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी कि अब ब्रिटेन के अंदर मक्का का, कॉर्न का आयात नहीं होगा, दूसरे देशों से हम मक्का नहीं मंगाएंगे। ठीक है। तो देखो कुछ दिन बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद ब्रिटेन में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है। जैसे ही कॉर्न लॉ लगा, कॉर्न लॉ के तहत मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में जनसंख्या बढ़ गई, और जनसंख्या बढ़ी तो भोजन की मांग में वृद्धि हो गई। अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा खाना तो चाहिए, हर एक व्यक्ति को चाहिए। ठीक है। अब भोजन की मांग बढ़ी तो कृषि आधारित सामानों में वृद्धि हुई। भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि क्षेत्र से। तो जो कृषि क्षेत्र से हमें सामान प्राप्त होते हैं उनकी डिमांड हो गई, उनकी मांग में भी वृद्धि हो गई। ठीक है। इससे क्या होता? इससे पहले कि ब्रिटेन में भुखमरी आती, सरकार ने कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया। अब पहले क्या किया? कॉर्न लॉ खत्म कर दिया। कॉर्न लॉ खत्म किया। अब वहां पर अचानक से जनसंख्या बढ़ने लगी तो भाई खाना ज्यादा से ज्यादा चाहिए। अब दूसरे देशों से कॉर्न यानी कि मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, तो यानी कि अब ब्रिटेन में जो जनसंख्या बढ़ गई है उसके भोजन की पूर्ति सरकार नहीं कर पा रही है, तो कॉर्न लॉ को खत्म कर दिया कि अब दूसरे देशों से हम मक्का मंगाएंगे। हम कॉर्न लॉ को खत्म करते हैं, हम मक्का कानून को खत्म करते हैं। ठीक है। जिससे अलग अलग देश के व्यापारियों ने ब्रिटेन में भोजन का निर्यात किया। क्या हुआ? जिससे अलग अलग देश के व्यापारियों ने ब्रिटेन में भोजन का निर्यात किया, ब्रिटेन को भोजन भेजा। ठीक। तो भोजन की कमी में बदलाव आया और विकास होने लगा।
ये बात होती है कॉर्न लॉ के दौरान कि कॉर्न लॉ लगाया जिससे भोजन में कमी आने लगी। तो क्या किया, कॉर्न लॉ को समाप्त किया, दुनिया के देशों से कॉर्न या दूसरा अनाज जो है ब्रिटेन की तरफ आने लगा। ठीक है, अब कॉर्न लॉ के समय क्या होता है, कॉर्न लॉ के समय भोजन की डिमांड बढ़ी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी इसलिए भोजन की डिमांड बढ़ी लेकिन पूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो भोजन के दाम बढ़े, क्योंकि जब डिमांड ज्यादा हो यानी कि मांग ज्यादा हो और सप्लाई बहुत कम हो, ठीक है, यानी कि पूर्ति कम हो, तो क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप कीमतें बढ़ जाएंगी। ठीक है, कीमतें दिन ब दिन बढ़ जाएंगी तो भोजन के दाम भी बढ़े। अब कॉर्न लॉ को हटा दिया ताकि भोजन की पूर्ति करी जा सके और सस्ती कीमत पर भोजन उपलब्ध कराया जा सके, यानी कि भोजन के दाम नीचे आ जाएं। तो कॉर्न लॉ को हटाया। अब कॉर्न लॉ हटाने के बाद क्या होता है, व्यापार में वृद्धि हुई। ठीक है, भोजन का अधिक भंडार हुआ और विकास तेजी से होने लगा। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए, ओवरऑल एक सवाल बना के देती हूं मैं आपको, इस आंसर को फ्रेम करना। ठीक है, इसको आंसर में फ्रेम करना है। कॉर्न लॉ क्या था, कॉर्न लॉ के समय और कॉर्न लॉ के बाद, कॉर्न लॉ के समय और कॉर्न लॉ हटाने के बाद क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है, विस्तार से समझाइए। एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ रही हूं, ये होमवर्क है आपके लिए। होमवर्क में क्या है, सवाल है कि कॉर्न लॉ क्या था। ठीक है, ध्यान से सुनना, कॉर्न लॉ क्या था, कॉर्न लॉ के समय और कॉर्न लॉ हटाने के बाद क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है, विस्तार से समझाइए। इस आंसर को आपको लिखना है अपनी अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए अब है तकनीक का योगदान। 19वीं शताब्दी में तकनीक का क्या योगदान होता है, तो देखें, इस दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण में टेक्नोलॉजी ने एक अहम भूमिका निभाई। इस दौरान क्या होता है, विश्व की अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण में टेक्नोलॉजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नई नई टेक्नोलॉजी का उस समय आविष्कार हो रहा था, इनोवेशन हो रहा था, तो दुनिया के देश टेक्नोलॉजी के जरिए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहे थे। और इस युग के कुछ मुख्य तकनीकी खोज हैं रेलवे, स्टीम शिप यानी कि भाप के इंजन से चलने वाली जहाज और टेलीग्राफ। ठीक है, अब रेलवे के आविष्कार ने क्या किया, स्टीम शिप के आविष्कार ने क्या किया और टेलीग्राफ के आविष्कार ने क्या किया, इन सबके योगदान ने कैसे दुनिया में परिवर्तन लाए। ठीक है, तो रेलवे ने बंदरगाहों और आंतरिक भूभागों को आपस में जोड़ दिया। बंदरगाह क्या होते हैं, बंदरगाह जहां पर जहाज आकर रुकते हैं। ठीक है, तो रेलवे ने बंदरगाहों और उस कंट्री के भीतर के आंतरिक भूभागों को आपस में जोड़ने का काम किया ताकि आसानी से और तेज गति से आवागमन होने लगा। स्टीम शिप यानी कि भाप के इंजन से चलने वाली जहाज के कारण माल को भारी मात्रा में अटलांटिक के पार ले जाना आसान हो गया। यानी कि जब जहाज का आविष्कार हो गया, खासतौर से उस जहाज का जो भाप के इंजन से चलती थी, वो जहाज भारी मात्रा में अटलांटिक महासागर के पार सामान ले जाती थी। फिर तीसरा आविष्कार होगा टेलीग्राफ। ठीक है, तो टेलीग्राफ की मदद से संचार व्यवस्था में तेजी आई और इससे आर्थिक लेन देन बेहतर रूप से होने लगा। क्या हुआ, संचार व्यवस्था में तेजी आई और आर्थिक लेन देन बेहतर रूप से होने लगा। ऑलराइट, तो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का आविष्कार देखा हमने। तकनीक में दो चीजें हमने देखी और दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या क्या, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, परिवहन एवं संचार। परिवहन का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, रेलवे और स्टीम शिप। रेलवे और स्टीम शिप। और संचार का उदाहरण यहां पर क्या मिलता है देखने को, टेलीग्राफ।
ऑलराइट, चलिए अब 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद को समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि आखिर ये उपनिवेशवाद होता क्या है। उपनिवेशवाद, कॉलोनलाइजेशन हम किसे कहेंगे, ठीक है, समझा जाए इसे तो देखें। जब एक शक्तिशाली धनी देश अपने से कमजोर देश पर अपना शासन स्थापित करता है तो उसे कहा जाता है उपनिवेशवाद। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने भारत पर अपना शासन जमाया था और भारत के भागों को अपना उपनिवेश बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पर बात है 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। तो देखें, एक तरफ व्यापार के फैलने से यूरोप के लोगों की जिंदगी बेहतर हो गई, यूरोप के लोगों का व्यापार फैल रहा था, तो दूसरी तरफ उपनिवेशों के लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। अब यूरोप का व्यापार फैल कैसे रहा था, क्योंकि ये दूसरी कंट्रीज में जा रहे थे, वहाँ के लोगों को लूटते थे, युद्ध करते थे या बीमारी के द्वारा वहाँ की आबादी को खत्म कर देते थे और उनको अपने कब्जे में ले लेते थे, ठीक है, और वहां अपना व्यापार फैलाते थे, वहां की धन संपदा को लूटते थे और अपनी कंट्रीज को, यूरोपियन कंट्रीज को मजबूत बनाते थे, वहां पर व्यापार को बढ़ावा देते थे, ठीक है। तो जहां से ये धन संपत्ति लूट रहे हैं, जिन लोगों पर अपना शासन जमा रहे हैं, उन उपनिवेशों के लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता था, लेकिन यूरोप के लोग फल फूल रहे थे, उनका व्यापार बढ़ रहा था, ठीक है। तो जब अफ्रीका के आधुनिक नक्शे को हम गौर से देखेंगे, यह है अफ्रीका का नक्शा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो जब हम इस अफ्रीका के नक्शे को गौर से देखेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि ज्यादातर देशों की सीमाएं सीधी रेखा में है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के कई सारे देश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं आपको एकदम सीधी सपाट दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए आप, ये देखिए एकदम ऐसे सीधी दिखाई दे रही हैं, जैसे किसी ने स्केल रख के एकदम खींचा हो इन रेखाओं को, यानी कि इस भूमि को जो है एकदम सीधा सपाट आपस में बांटा हो। दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है आपको क्या कहना चाह रही हूं मैं, इसके पीछे का मतलब समझ में आ रहा है, बताइए जरा क्या लगता है। देखो भाई, ठीक है, तो भैया ये जो है जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थी, इनके औपनिवेशिक क्षेत्र हैं ये, अफ्रीका महाद्वीप पर इन्होंने कब्जा करा था, ठीक है। तो अब देखना, तो इस नक्शे को देख के ऐसा लगता है कि किसी छात्र ने सीधी रेखाएं खींच दी हैं। अब एक बात पर आप गौर करिएगा, देखो यूरोपियन कंट्रीज ने अफ्रीका महाद्वीप पे कब्जा किया है, यूरोप में कई सारे देश हैं। अब देखो, जैसे कि अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, लेकिन इसका नाम क्या है, स्पेनिश मोरक्को, यानी कि यहाँ पर स्पेन का जो है शासन था, ठीक है। ये स्पेनिश सहारा, अफ्रीका के सहारा क्षेत्र पर स्पेन का जो है कब्जा था, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखें फ्रेंच पश्चिमी अमेरिका, फ्रेंच सूडान, ठीक है। फिर कांगो मुक्त गणराज्य, जिसको बेलियन गणराज्य कहा गया है, ठीक है। ये है जर्मन दक्षिण पश्चिमी अमेरिका, यह है आपका पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका, जर्मन पूर्वी अफ्रीका, ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका, इटावली सोमालीलैंड यानी कि यहाँ पर इटली का अधिकार है, ब्रिटिश सोमालीलैंड यानी कि यहाँ पर ब्रिटेन का अधिकार है, ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका ब्रिटेन का अधिकार, जर्मन पूर्वी अफ्रीका जर्मन का अधिकार, पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका पुर्तगाल का अधिकार, फ्रेंच सोमालीलैंड फ्रांस का अधिकार, फ्रेंच भूमध्य अफ्रीका फ्रांस का अधिकार, आंग्ल मिस्र सूडान ब्रिटेन का अधिकार। समझ में आ रही है बात, ठीक है। यानी कि हमें अफ्रीकी देशों के साथ साथ कई यूरोपियन कंट्रीज के नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उन यूरोपियन कंट्रीज का अफ्रीका के इन देशों में क्या था, शासन था, ठीक है। तो इस तरीके से 19वीं सदी के आखिरी दौर में यूरोपियन कंट्रीज ने अपना औपनिवेशिक शासन स्थापित करा था। ऑलराइट, क्लियर हो रही है बात। तो जल्दी से एक बार चेक करके बताइए कि आप सभी ने लाइक और शेयर बराबरी से किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। चलिए
अब देखें 1885 में यूरोप की बड़ी शक्तियां बर्लिन में मिली। बर्लिन क्या है? बर्लिन 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 बर्लिन, जल्दी बताओ भाई कमेंट करके, बर्लिन किस यूरोपीय कंट्री की कैपिटल है? किस यूरोपीय देश की राजधानी है बर्लिन? ठीक है, तो 1885 में यूरोप की बड़ी शक्तियां कहां मिली? बर्लिन में मिली। और इस अफ्रीकी देश को आपस में इन्होंने कुछ इस तरीके से बांट लिया। ठीक है, और इस तरह से अफ्रीका के ज्यादातर देशों की सीमाएं सीधी रेखाओं में बढ़ गई, क्योंकि इन्होंने आपस में बांट लिया था। अब देखो 19वीं शताब्दी में रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग, यानी कि अफ्रीका पर और ज्यादा कब्जा एक बीमारी के माध्यम से यूरोपियन कंट्रीज ने कैसे जमाया, उसके बारे में जानते हैं। एक बीमारी का नाम यहां पर दिखाई दे रहा है, रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग। क्या नाम है? रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग। तो रिंडर पेस्ट क्या है? रिंडर पेस्ट प्लेग की भांति फैलने वाली मवेशियों की बीमारी थी। रिंडर पेस्ट क्या है? प्लेग की भांति फैलने वाली, क्योंकि एक दौर में पूरी दुनिया में प्लेग नाम की महामारी भी फैली थी। उसी तरीके से रिंडर पेस्ट जो थी मवेशियों की बीमारी थी, पशुओं में होने वाली बीमारी थी। मवेशी को क्या कहा जाता है? पशु। तो ये बीमारी पशुओं में फैलती थी और वह बीमारी 1890 के दशक में अफ्रीका में बड़ी तेजी से फैली। अब फैली कैसे, इसको समझने की कोशिश करिएगा। रिंडर पेस्ट का प्रकोप अफ्रीका में कैसा हुआ? तो रिंडर पेस्ट का अफ्रीका में आगमन 1880 के दशक के आखिर में हुआ था। कैसे? तो यह बीमारी उन घोड़ों के साथ आई थी जो ब्रिटिश एशिया से लाए गए थे। ठीक है, कहां से? ब्रिटिश एशिया से लाए गए थे। अब ऐसा उन इटालियन सैनिकों की मदद के लिए किया गया था जो पूर्वी अफ्रीका में इरिट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे। ठीक है, इटालियन सैनिक थे अफ्रीका में, उनकी मदद के लिए ब्रिटिश एशिया से घोड़े लाए गए थे और उन घोड़ों में रिंडर पेस्ट नाम की बीमारी थी। तो वो बीमारी अफ्रीका के बाकी पशुओं में भी फैल गई। रिंडर पेस्ट पूरे अफ्रीका में किसी जंगल की आग तक फैल गई और 1892 तक आते आते है बीमारी अफ्रीका के पश्चिमी तट तक पहुंच चुकी थी। और इस दौरान रिंडर पेस्ट ने अफ्रीका के मवेशियों की आबादी का 90% हिस्सा साफ कर दिया और अफ्रीका के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि और पशुपालन। अब वहां के 90% पशुओं की आबादी खत्म हो चुकी है। लोगों का जीवन कैसे चलेगा? ब्रिटिशर्स यही चाहते थे, क्योंकि अफ्रीका बहुत धनी संपन्न देश था। उनके यहाँ कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। कृषि भंडार बहुत ज्यादा थे, अनाज भंडार बहुत ज्यादा थे, खनिज भंडार बहुत ज्यादा थे, वहां हर तरीके के खनिज पाए जाते थे। तो ये अंग्रेज लोग क्या चाहते थे, यूरोपियन कंट्री क्या चाहते थी कि अफ्रीका के लोग जो है हमारे अंडर में काम करें, हम इनकी खदानों पर कब्जा कर लें। ठीक है, और अब उन खदानों में काम करने के लिए मजदूर चाहिए, तो हम इन अफ्रीका के लोगों को ही मजदूर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पहले इनका जो व्यवसाय है वो उनसे छीन लो। तो भाई 90% पशु आबादी को इनने खत्म कर दिया। अब इनका मुख्य व्यवसाय खत्म हो गया, इनके पास करने को कुछ नहीं बचा अफ्रीका के लोगों के पास। तो मजबूरी में उन्हें अपने खुद के यहाँ की खदानों में मजदूर बन के काम करना पड़ा, वो खदानें जिन पर अंग्रेजों का अधिकार हो चला था। ठीक, अब देखें, अफ्रीकियों के लिए मवेशियों का नुकसान होने का मतलब था रोजी रोटी पर खतरा। क्या था? अफ्रीकियों के लिए मवेशियों का नुकसान होने का क्या मतलब था? उनकी 90% पशु आबादी की डेथ हो जाने का मतलब था कि उनकी रोजी रोटी पर खतरा आ चुका है। अब उनके पास खानों और बागानों में मजदूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब उनके पास बस एक उपाय था कि वो खानों और बागानों में मजदूरी करेंगे। इस तरह से मवेशियों की एक बीमारी ने पूरे यूरोपियों को अफ्रीका में अपना उपनिवेश फैलाने में मदद करी थी। ऑल राइट, क्लियर हो गई बात? चलिए अब देखो, अगली बात है भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। अनुबंध का मतलब होता है एक एग्रीमेंट। ये जो अनुबंध शब्द है
इसका मतलब होता है एग्रीमेंट। तो क्या किया गया, एक एग्रीमेंट के तहत भारत से कई सारे श्रमिक, कई सारे मजदूरों को दूसरे देशों में काम करने के लिए भेजा गया। उनसे कहा गया कि मान लो आपको सिर्फ 5 साल के लिए इस देश में काम करना पड़ेगा, आपको पर्याप्त पैसा दिया जाएगा, आपको पर्याप्त सुविधाएं दी जाएगी और उसके बाद आप अपने देश लौट सकते हैं, आप अपने परिवार के पास लौट सकते हैं। तो भाई लोगों को तो काम चाहिए था, लोगों के पास बेरोजगारी थी, तो लोग आ गए इनके बहकावे में कि ठीक है भैया। अब लेकिन जो एग्रीमेंट था उसके विपरीत ही सब बातें हुई। ठीक है, तो बंधुआ मजदूर का नाम तो आपने सुना ही होगा, बंधुआ मजदूरी प्रथा का नाम सुना होगा। क्या होती है बंधुआ मजदूरी, बताओ जल्दी से, बंधुआ मजदूरी क्या होती है, कोई बता सकता है? देखो, वैसे मजदूर जो किसी खास मालिक के लिए खास अवधि के लिए काम करने को प्रतिबद्ध होते हैं, यानी कि मजदूर अपने मालिक के यहाँ ही काम करेंगे और कहीं काम नहीं करेंगे और उनको काम के बदले में पैसा नहीं दिया जाएगा, कुछ सामान दिया जाएगा। ठीक है, जिन्हें कहा जाता है बंधुआ मजदूर, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं पर काम करेंगे। ठीक है, तो अब बात सुनना, भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। तो आधुनिक बिहार, जो भारत के राज्य हैं, आधुनिक बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखाग्रस्त इलाकों से गरीब लोग बंधुआ मजदूर बन गए थे। जी हाँ, और इन लोगों को मुख्य रूप से कैरेबियन आइलैंड, मॉरिशस और फिजी भेजा गया। कहाँ कहाँ? कैरेबियन आइलैंड, मॉरिशस और फिजी भेजा गया, और कई लोगों को सीलोन और मलाया भी भेजा गया। भारत में कई बंधुआ मजदूरों को असम के चाय बागानों में काम में लगाया गया। हम जानते हैं असम में क्या है, चाय के बड़े बड़े बागान हैं, वहां पर कई सारे लोग मजदूरी करने के लिए गए थे। ठीक है, यहाँ पर एक इमेज भी आपको दिखाई दे रही होगी, दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल स्वर्ण खदानों में खुदाई करते मजदूर। जी हाँ, हर जगह मजदूरों को काम करने के लिए भेजा गया था। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एग्रीमेंट के तहत इनसे जो है इनको बंधुआ मजदूरी के तौर पर दूसरी जगह ले जाया जाता था, लेकिन जो एग्रीमेंट करे थे, जिन एजेंट्स ने वो वादे झूठे करे थे, वो एग्रीमेंट झूठा था। जी हाँ, तो एजेंट अक्सर झूठे वादे करते थे और इन मजदूरों को ये भी पता नहीं होता था कि वे कहाँ जा रहे हैं। उन मजदूरों को ये भी नहीं बताया जाता था कि आपको कहाँ लेके हम जा रहे हैं, कहाँ आपको काम करना है। ठीक, और इन मजदूरों के लिए नई जगह पर बड़ी भयानक स्थिति हुआ करती थी। उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं थे, कोई लीगल राइट नहीं थे उनके पास, और उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता था। जैसा भोजन मिल रहा है वैसा भोजन खाना पड़ता था उन्हें। उन बागानों के बाहर, यानी कि जहां वो काम कर रहे हैं उसकी चार दीवारी के बाहर जाने की परमिशन भी इनको नहीं थी। ठीक है, और 1900 के दशक से भारत के राष्ट्रवादी लोग बंधुआ मजदूर के सिस्टम का विरोध करने लगे थे। इस सिस्टम को 1921 में समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं विदेशों में भारतीय उद्यमी की। किसकी? विदेशों में भारतीय उद्यमी की। तो भारत के नामी बैंकर और व्यवसायियों में शिकारीपुरी श्रॉफ। ठीक है, एक नाम है उद्यमी का शिकारीपुरी श्रॉफ और दूसरा नाम है नट्टू कोट्टई चेट्टियार। इनका नाम हमें देखने को मिलता है। वे दक्षिणी और केंद्रीय एशिया में कृषि निर्यात में पूंजी लगाते थे, यानी कि दूसरे देशों में वो इन्वेस्ट करते थे, काम करते थे। भारत में और विश्व के विभिन्न भागों में पैसा भेजने के लिए उनका अपना एक सिस्टम हुआ करता था। और भारत के व्यवसायी और महाजन उपनिवेशी शासकों के साथ अफ्रीका भी पहुंचे। यानी कि यहाँ से एक बात स्पष्ट होती है कि ना केवल दूसरी कंट्री के लोग अपने यहाँ काम करने आए, बल्कि भारत के कई सारे ऐसे उद्यमी थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे, जिन्होंने विदेशों में जाकर व्यापार किया। जी हाँ, फिर हैदराबाद की एक बात यहाँ पर बताई गई है, आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा कि हैदराबाद के सिंधी व्यवसायी तो यूरोपियन उपनिवेशों से भी आगे निकल गए थे। हैदराबाद के जो सिंधी व्यवसायी थे वो यूरोपियन उपनिवेशों से भी आगे निकल गए थे, यानी कि जो यूरोपियों ने जहां जहां अपने औपनिवेशिक शासन स्थापित करके रखे थे उनसे भी आगे निकल गए थे हैदराबाद के सिंधी व्यापारी विदेशों में अपना व्यापार जमाने के मामले में। फिर 1860 के दशक तक उन्होंने पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण बंदरगाहों को फलते फूलते एम्पोरियम भी बना लिए थे।
1860 के दशक तक क्या हुआ? 1860 के दशक तक उन्होंने पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण बंदरगाहों को फलते फूलते एम्पोरियम भी बना लिया था। जी हाँ, यानी कि उस समय एक देश से दूसरे देश की तरफ व्यापार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बंदरगाहों पर भी बहुत ज्यादा इनकम होने लगी थी, बंदरगाह भी फलते फूलने लगे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारतीय व्यापार, उपनिवेश और वैश्विक व्यवस्था की। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, शुरू से ही हमने पढ़ा है कि अंग्रेज जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ के कॉटन से बने वस्त्रों को देखा और बहुत ही बेहतर लगे उन्हें और अपने देशों की तरफ वो भेजने लगे थे। यानी कि ब्रिटेन के, खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज के बाजारों में भारत के सूती कपड़े की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो भारत से उम्दा कॉटन यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी के कॉटन के कपड़े वर्षों से यूरोप निर्यात हो रहे थे। भारत से कॉटन के कपड़े यूरोप जा रहे थे। ठीक है, फिर हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकीकरण। फिर क्या हुआ? फिर हुआ औद्योगिकीकरण। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद स्थानीय उत्पादकों ने ब्रिटिश सरकार को भारत से आने वाले कॉटन के कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य कर दिया। जब औद्योगिकीकरण का दौर आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो यहाँ के स्थानीय उत्पादक थे, ठीक है, यहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर थे, उनने ब्रिटिश सरकार को भारत से आने वाले कॉटन के कपड़े पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य किया। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ हुआ था? औद्योगिकीकरण कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन में बड़े बड़े उद्योग खुल गए थे, कारखाने खुल गए थे, जहां पर कपड़े बनने लगे थे। अभी तक क्या होता था? भारत से कपड़े बन के जाते थे उनके यहाँ, अब उनने ही कपड़ा बनाने की बड़ी बड़ी मशीनें लगा ली हैं, जो मशीनें कम समय में ज्यादा से ज्यादा कपड़े बना देती थी। तो उनने क्या कहा? ब्रिटेन के लोगों ने कहा, ब्रिटेन के लोकल जो प्रोड्यूसर थे, स्थानीय उत्पादक थे, कपड़ा बनाने वाले लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को कहा कि अब भारत से जो कॉटन के कपड़े आ रहे हैं उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। ठीक है, तो इससे ब्रिटेन में बने कपड़े भारत के बाजारों में आने लगे। अब क्या होने लगा? उल्टा ब्रिटेन में कपड़े बनते थे और भारत आते थे। पहले क्या होता था? भारत में कपड़े बनते थे, ब्रिटेन जाते थे, लेकिन कच्चा माल भारत से ही जा रहा है। यानी कि ब्रिटिशर्स कच्चा माल यानी कि कपास, कपड़ा बनाने का कच्चा माल क्या होता है? कपास होता है। कपास को कहां भेज रहे थे? ब्रिटेन भेज रहे थे। फिर वहां के कारखानों में कपड़े बनते थे और वो कपड़े भारतीय बाजारों में सस्ती कीमतों पर बिकते थे। अब आप कहेंगे सस्ती कीमत पर क्यों बिकते थे? क्योंकि मशीनों से कपड़ा बनता था, बिना मेहनत के, यानी कि बहुत कम मेहनत के, और कम समय में कपड़ा बनता था और बहुत ज्यादा बन जाता था। ठीक है, अब भारत में जो कपड़े बनते थे उनको बनाने में टाइम लगता था, मेहनत लगती थी, हाथ से बनते थे, चरखों के माध्यम से बनते थे। गांधी जी का चरखा तो सभी ने सुना होगा, जिसे हम हथकरघा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उनकी कीमत ज्यादा होती थी भारत के कपड़ों की। अब ब्रिटेन से जो कपड़ा आ रहा है वो सस्ता पड़ रहा है, तो भैया ब्रिटेन का कपड़ा बिकेगा, जिससे जो भारत के कपड़ा बनाने वाले लोग थे और व्यापारी थे, उनका बिजनेस ठप होने लगा। ठीक है, अब सुनना, साल दर साल क्या स्थिति देखने को मिलती है? तो 1800 में भारत के निर्यात में 30% हिस्सा कॉटन के कपड़ों का था। 1800 में क्या स्थिति देखने को मिलती है कि भारत के निर्यात में 30% हिस्सा कॉटन के कपड़ों का था। कितना? 30% हिस्सा 1800 में। फिर क्या हुआ? 1815 में 15 साल बाद गिरकर यह 15% हो गया, यानी कि सीधा आधा हो गया। और 1870 तक आते आते सिर्फ 3% ही बचा, यानी कि जहां 1800 में 30% कपड़ा निर्यात होता था, वहीं अब सिर्फ 1870 में 3% ही रह गया। लेकिन 1812 से 1871 तक कच्चे कॉटन का निर्यात यानी कि कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया, क्योंकि अब बने बनाए कपड़े की जगह रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल कपास ब्रिटेन की तरफ जाने लगा। और इस दौरान निर्यात किए गए सामानों में नील
यानी कि इंडिगो जिससे कपड़ा रंगा जाता है उसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई। अंग्रेज क्या करते थे, भारतीय किसानों को मजबूर करते थे नील की खेती के लिए कि आप जो है नील की खेती करो। और फिर अब कपास भी यहाँ से ले जा रहे हैं, नील भी यहाँ से ले जा रहे हैं, तो यहाँ का रॉ मटेरियल भी यहाँ नहीं बच रहा। और जिस जमीन पर नील की खेती एक बार हो जाती है वो जमीन फिर दूसरी फसल के लायक उपयोगी नहीं बचती है। ठीक है, तो इस दौरान निर्यात किए गए सामानों में नील में तेजी से बढ़ोतरी हुई। क्लियर है? ठीक है, तो कपड़ा बनेगा ब्रिटेन में, कच्चा माल जाएगा भारत से, कपड़ा रंगा जाएगा ब्रिटेन में, रंगने के लिए नील जाएगी भारत से। प्रॉफिट किसका हो रहा है? ब्रिटेन का ही हो रहा है। तो भारत से सबसे ज्यादा निर्यात होने वाला सामान था अफीम। अफीम का नाम तो सभी ने सुना होगा, मारीजुआना जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अफीम की गांजा को मारीजुआना कहते हैं, जो भी है। ठीक है, तो अफीम जो है मुख्य रूप से चीन जाता था। चीन में अफीम का उपयोग बहुत ज्यादा होता था। भारत से ब्रिटेन को कच्चे माल और अनाज का निर्यात बढ़ने लगा। ठीक है, और ब्रिटेन से तैयार माल का आयात बढ़ने लगा। भारत से क्या जाएगा? भारत से जाएगा रॉ मटेरियल या कच्चा माल। ठीक है, कहां जा रहा है? ब्रिटेन की तरफ जा रहा है। और ब्रिटेन से क्या आएगा भारत की तरफ? तैयार माल। ठीक है, जिससे भारत में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भारत के बाजारों में ही नहीं बिक पा रहा है, क्योंकि भारत में उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है क्योंकि हाथ से सामान बन रहा है। और ब्रिटेन के पास है मशीनें, क्योंकि वहां पर हो चुका है इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो वहां कम समय में कम मेहनत के सामान बनेगा तो सस्ता बिकेगा। अब भारत में वही चीज महंगी है, वहां सस्ती है, तो भाई कंपटीशन हो गया, लोग खरीदेंगे सस्ती चीजें। तो यहाँ के जो बुनकर थे, कपड़ा बनाने वाले लोग थे, ठीक है, तो उनका बिजनेस जो है चौपट होने लगा। तो इससे एक ऐसी स्थिति आ गई जब ट्रेड सरप्लस ब्रिटेन के हित में हो गया, और इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट किसके फेवर में हो गया? ब्रिटेन के फेवर में ही हो गया। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अब है भारत के बाजार से जो आमदनी हो रही है, ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश सरकार को भारत के बाजार से जो आमदनी हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, उसका इस्तेमाल ब्रिटेन अन्य उपनिवेशों की देखरेख करने के लिए करता था। भारत के बाजार से जो आमदनी इनकी हो रही है, इनकम हो रही है ब्रिटिश सरकार की, तो ब्रिटेन क्या कर रहा है? अन्य उपनिवेशों की देखरेख के लिए करता था, यानी कि भारत के अलावा जो उसके दूसरे उपनिवेश हैं उनकी देखरेख करने के लिए करता था। और भारत में जो ब्रिटिश ऑफिसर रह रहे हैं, ठीक है, उनको होम चार्ज देने के लिए भी उसी आमदनी का उपयोग किया जाता था। और भारत के बाहरी कर्जे की भरपाई और रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर का पेंशन खर्चा भी होम चार्ज के अंदर ही आता था, यानी कि भारत के बाहर जो ब्रिटेन का खर्चा हो रहा है उसकी भरपाई भारत की आमदनी से, और भारत में जो रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर हैं जिनको पेंशन मिलती है, उनकी पेंशन भी भारत में जो ब्रिटिशर्स की आमदनी हो रही है उससे ही हो रहा है, जिसको होम चार्ज नाम दिया गया है। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, द इंटर वॉर इकोनॉमी। महायुद्धों के बीच पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसी थी, कैसी चल रही थी। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था की हम चर्चा करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध की इसमें सबसे पहले बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध कहाँ लड़ा गया था? यूरोप में लड़ा गया था। हमें पता है यूरोप में दो खेमों में लड़ा गया था, यानी कि यूरोप महाद्वीप के देश दो भागों में बट गए थे। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में थे ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, अमेरिका। यहाँ थे जापान, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की और जापान और इटली, ये सब थे। और क्या था? जर्मनी था। ठीक है, तो इस समय के दौरान दुनिया ने आर्थिक, राजनीतिक अस्थिरता और एक दयनीय युद्ध का अनुभव किया था। जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध जो है दो गुटों के बीच लड़ा गया था, दो पार्टी के बीच लड़ा गया था। एक तरफ थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका, और दूसरी तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन तुर्की, ये सब थे। और ये युद्ध कितने वर्षों तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध
1914 से 1918 तक चला था। ये बात तो हम कई बार जान चुके हैं। ऑलराइट, फिर क्या होता है? बेसिक आपको युद्ध के बारे में बता दिया कि युद्ध कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कितने सालों तक चला, कौन कौन इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, अब युद्धकालीन रूपांतरण की बात करते हैं कि जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस दौरान युद्धकालीन यानी कि युद्ध के समय में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखो युद्धकालीन रूपांतरण की हम चर्चा करें तो पहले विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को कई मायनों में झकझोर कर रख दिया। अब देखना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितने लोगों की डेथ होती है, कितने लोग घायल होते हैं। ठीक है, 90 लाख लोग मारे गए थे। कितने? 90 लाख लोगों की डेथ हुई थी और 2 करोड़ लोग इसमें घायल हो गए थे। और मरने वाले या अपाहिज होने वालों में ज्यादातर लोग उस उम्र के थे। अब ध्यान देना, इस युद्ध को आर्थिक मंदी से कैसे जोड़ा जा रहा है। कितने लोगों की डेथ हो चुकी है? 90 लाख। कितने लोग घायल हो चुके हैं? 2 करोड़। ठीक है, तो मरने वाले अपाहिज होने वालों में ज्यादातर लोग किस उम्र के थे? उस उम्र के थे जब आदमी आर्थिक उत्पादन करता है, यानी कि युवा वर्ग की ज्यादा डेथ हुई थी। उस उम्र के लोग जो पैसा कमाने का काम करते हैं, ना तो बच्चे जो है पैसा कमाते हैं, ना वृद्ध व्यक्ति, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति भी उस अवस्था तक पहुंच चुके हैं कि अब वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, उनने जीवन में बहुत काम कर लिया। और युद्ध लड़ने भी कौन जाएगा? नौजवान जाएंगे, युवा जाएगा। ठीक है, अब उनमें से 90 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है, 2 करोड़ लोग घायल हो चुके हैं, यानी कि कमाने वाली आबादी खत्म हो चुकी है या घायल हो चुकी है। इससे क्या होता है? यूरोप में सक्षम शरीर वाले कामगारों की भारी कमी हो गई, उन व्यक्तियों की कमी हो गई, उन कामगारों की कमी हो गई कि जो शारीरिक रूप से सक्षम हो कि वो काम पे जा पाए और पैसा कमा पाए। अब व्यक्ति काम पे एक तो जाने के लिए लोग नहीं हैं, कुछ मर चुके हैं और कुछ घायल हैं। ठीक है, तो वो पैसा कैसे कमाएंगे, कैसे उनके घर में पैसा आएगा, कैसे उनका आर्थिक विकास होगा। बात आ रही समझ में? कनेक्टिविटी कर पा रहे हो? तो जल्दी से इसी बात पे एक बार जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ पूरा कोर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। ऑलराइट, चलिए अब देखें, परिवारों में कमाने वालों की संख्या कम हो जाने के कारण पूरे यूरोप में लोगों की आमदनी घट गई। अब कमाने वाले लोग ही नहीं बचे तो आमदनी तो घट जाएगी। ठीक है, अब ज्यादातर पुरुषों को युद्ध में शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा, मजबूरी में युद्ध में शामिल होना पड़ा, तो उनकी जगह भी काम करने को तो कोई चाहिए। अब एक परिवार से पुरुष जा रहे हैं युद्ध लड़ने, परिवार में कमाएगा कौन? अब बची महिलाएं, तो मजबूरी में महिलाओं को कारखानों में काम करने के लिए जाना पड़ा। जी हाँ, और जो काम पारंपरिक रूप से पुरुषों के काम माने जाते थे उन्हें अब महिलाएं कर रही थी। पुरुषों का काम क्या माना जाता है कि बाहर जाना, पैसा कमाना। महिलाओं का काम होता है घर संभालना। अब महिलाएं घर भी संभाल रही हैं और पैसा कमाने का काम भी कर रही हैं। तो इस युद्ध के बाद दुनिया की कई बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच जो है संबंध टूट गए। जी हाँ, क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा यूरोप जो है विश्व युद्ध में शामिल है। अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा है। तो जो विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां थी उनके बीच संबंध टूट चुके थे युद्ध के कारण। क्लियर? अब देखें, ब्रिटेन को युद्ध के खर्चे उठाने के लिए अमेरिका से कर्ज लेना पड़ा। ब्रिटेन के पास इतना पैसा नहीं बचा था कि वो युद्ध का खर्चा उठा पाए, और युद्ध का खर्चा उठाने के लिए अमेरिका से उसे कर्ज लेना पड़ा। और इस युद्ध ने अमेरिका को एक अंतर्राष्ट्रीय कर्जदार से अंतर्राष्ट्रीय साहूकार बना दिया। क्या? अंतर्राष्ट्रीय कर्जदार से अंतर्राष्ट्रीय साहूकार बना दिया। पहले अमेरिका की भी ऐसी स्थिति थी, ठीक है, कि उसको भी एक समय कर्ज लेना पड़ा था। अब जो है कर्ज देने का काम कर रहा है पूरा का पूरा ब्रिटेन, जो है युद्ध का खर्चा उठाने के लिए अमेरिका से कर्ज लेना पड़ रहा है। फिर अब विदेशी सरकारों और लोगों की अमेरिका में संपत्ति की तुलना में अमेरिकी सरकार, उसके नागरिकों की विदेशों में ज्यादा संपत्ति थी।
यानी कि अमेरिका अब दूसरों को कर्जा देने का काम कर रहा है। तो ये स्थिति आ गई है कि अमेरिकी सरकार और अमेरिका के नागरिकों की दूसरे देशों में ज्यादा संपत्ति थी। अब विदेशी सरकारों और लोगों की अमेरिका में संपत्ति नहीं थी। पहले अमेरिका में दूसरे देशों की संपत्ति हुआ करती थी और अब स्थिति ये आ गई है कि अब अमेरिका जो है दूसरों को कर्जा देने का काम करने लगा है, साहूकार बन गया है। तो अमेरिका की सरकार और अमेरिका के जो सिटीजन्स थे, नागरिक थे, दूसरे देशों में कर्जा देने का काम करने लगे हैं और वहां पर उनकी संपत्ति बनने लगी है। ठीक है, यानी कि अब अमेरिका यहां पर महाशक्ति के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। अब हम चर्चा करेंगे युद्धोत्तर सुधार की। युद्धोत्तर सुधार यानी कि युद्ध के पश्चात जो जो सुधार हुए उस दौरान कहां भाई, जल्दी बताओ, पूरी दुनिया में। सीधी सी बात है कि युद्ध के पश्चात क्या क्या सुधार हुए। ठीक है, तो जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था तब जापान और भारत में उद्योगों का विकास हो रहा था। ठीक है, और युद्ध के बाद ब्रिटेन को अपना पुराना दबदबा कायम करने में परेशानी होने लगी। पहले ब्रिटेन शक्तिशाली था लेकिन कर्ज लेके युद्ध लड़ा था इनने। ठीक है, इनकी हालत भी खस्ता होने लगी थी। तो जो अपना पुराना दबदबा था ब्रिटेन का, उसको वो कायम करने में दिक्कत होने लगी। साथ ही ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान से टक्कर लेने में अक्षम पड़ रहा था और युद्ध के बाद ब्रिटेन पर अमेरिका का भारी कर्जा लद चुका था। क्या हुआ था? युद्ध के बाद ब्रिटेन पर अमेरिका का भारी कर्जा लद चुका था क्योंकि अमेरिका से इतना कर्जा इसने ले लिया था। और युद्ध के समय ब्रिटेन में चीजों की मांग में तेजी आई थी जिससे वहां की अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद मांग में गिरावट भी आई। युद्ध के समय क्या हुआ? ब्रिटेन में चीजों की मांग में तेजी आई जिससे वहां की अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी, लेकिन जैसे युद्ध खत्म हो गया वहां पैसों की कमी आ गई। ब्रिटेन ने अमेरिका से कर्ज लेके रखा है, वो चुका नहीं पा रहा है, तो मांग में गिरावट आ गई। अब युद्ध के बाद क्या होता है? युद्ध के बाद ब्रिटेन के 20% कामगारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ब्रिटेन के 20% कामगार बेरोजगार हो चुके थे। अब सुनो, युद्ध के पहले की स्थिति सुनना। युद्ध के पहले पूर्वी यूरोप का गेहूं, ठीक है, पूर्वी यूरोप गेहूं का मुख्य निर्यातक था। कब? युद्ध के पहले। युद्ध के पहले जो है पूर्वी यूरोप गेहूं का मुख्य निर्यातक था, यानी कि गेहूं को दूसरे देशों में भेजा करता था युद्ध के पहले। लेकिन युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप के युद्ध में शामिल होने से, जैसा ही पूर्वी यूरोप युद्ध में शामिल हुआ, ठीक है, पूर्वी यूरोप ने युद्ध में एंट्री करी, उसकी वजह से कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गेहूं के मुख्य निर्यातक के रूप में उभरे। यानी कि पूर्वी यूरोप गेहूं का निर्यात कर रहा था, लेकिन युद्ध जैसे ही शुरू हुआ तो अब कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गेहूं के मुख्य निर्यातक बन चुके थे। और जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, पूर्वी यूरोप ने फिर से गेहूं की सप्लाई शुरू कर दी। जैसे ही वहां पर युद्ध खत्म होता है, पूर्वी यूरोप ने क्या किया? पूर्वी यूरोप ने फिर से गेहूं की सप्लाई शुरू कर दी। ठीक है, अब क्या होगा? पूर्वी यूरोप गेहूं की सप्लाई कर रहा है, कनाडा कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। अब सारी कंट्री दुनिया भर में गेहूं 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 सप्लाई कर रही है। हर जगह भैया गेहूं ही गेहूं दिखाई दे रहा है। अब जब हर जगह गेहूं ही गेहूं दिखाई देगा, डिमांड से ज्यादा सप्लाई होगी तो कीमतें क्या होंगी? नीचे गिरेंगी। ठीक है, डिमांड लेस है, सप्लाई ज्यादा है। हर एक कंट्री गेहूं की सप्लाई कर रही है, गेहूं को उगा रही है, तो गेहूं की कीमतें गिरेंगी कि नहीं गिरेंगी? बिल्कुल गिरेंगी। तो इस कारण बाजार में गेहूं की अधिक खेप आ गई और कीमतों में भारी गिरावट हुई। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तबाही आ गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है। कृषि क्षेत्र का मुख्य उत्पाद गेहूं हर जगह उगाया जा रहा है, तो गेहूं की कीमत गिर चुकी है। यानी कि इसका सीधा असर किस पर पड़ रहा है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग की शुरुआत। हम क्या करेंगे? बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग की शुरुआत के बारे में जानेंगे। ठीक है,
तो अब गेहूं की बात तो हमने जान ली कि कितने बड़े लेवल पर उसका उत्पादन हो रहा है। अब आगे की बात सुनना, गेहूं को थोड़ी देर साइड में रख दें, अब आगे की बात सुनना कि किस चीज का ज्यादा उत्पादन होगा। अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था में युद्ध के बाद के झटकों से तेजी से निजात मिलने लगी और 1920 के दशक में बड़े पैमाने पर उत्पादन अमेरिका की मुख्य पहचान बन गई। अमेरिका की मुख्य पहचान क्या बन गई? बड़े पैमाने पर उत्पादन, जिसे हम कह सकते हैं मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन यानी कि ज्यादा उत्पादन, ठीक है। मास प्रोडक्शन अमेरिका की पहचान बन गई, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना। अब यहां पर एक नाम आपको दिखाई दे रहा है, फोर्ड मोटर, ठीक है। तो फोर्ड मोटर के संस्थापक का नाम है हेनरी फोर्ड। इनको कहा जाता है मास प्रोडक्शन का जनक, फादर ऑफ मास प्रोडक्शन हेनरी फोर्ड। किसके मालिक थे, किसके संस्थापक थे? फोर्ड मोटर के, जो व्हीकल बनाने का काम करता है। तो बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से उत्पादन क्षमता बढ़ी, ठीक है, और कीमतें घटी। अब ज्यादा प्रोडक्शन होगा, कीमत तो कम होगी। जहां डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। सप्लाई क्यों ज्यादा है? क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा है। प्रोडक्शन ज्यादा है तो क्या होगा? सप्लाई कम है, प्रोडक्शन ज्यादा है, क्योंकि डिमांड कम इसलिए सप्लाई कम है, तो कीमत तो कम होगी। तो वहां गेहूं की कीमत भी कम हो चुकी है क्योंकि उसका प्रोडक्शन ज्यादा है। यहाँ फोर्ड मोटर का प्रोडक्शन ज्यादा है लेकिन उतनी मांग नहीं है, ठीक है, तो इसकी भी कीमतें घटी। फिर अमेरिका के कामगार बेहतर कमाने लगे, इसलिए उनके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे थे। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन उनके पास हो रहा था, कम कीमत भले ही हो रही थी उनकी, लेकिन दुनिया के देशों में उनकी डिमांड थी। तो अमेरिका के कामगार जो थे ज्यादा पैसा कमाने लगे। ज्यादा पैसा कमाने लगे तो खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा रहेगा, व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा रहेगा, खर्चा ज्यादा करेगा, तो इससे विभिन्न उत्पादों की मांग जो है तेजी से बढ़ी। कार का उत्पादन 1919 में 20 लाख से बढ़कर 1929 में 50 लाख हो गया। 10 साल पहले 20 लाख कारें बनाई जाती थी, 10 साल बाद दोगुने से भी ज्यादा यानी कि 50 लाख कारें बनाई जाने लगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा बढ़ रहा था तो उनकी डिमांड बढ़ रही थी, ठीक है। तो इसी तरह से बजाजी सामानों जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन आदि की मांग भी तेजी से बढ़ने लगी। फिर अमेरिका में घरों की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, ठीक है। आसान किस्तों पर, लोगों के पास पैसा हो गया है, सारी चीजें खरीद रहे हैं, घर भी खरीद रहे हैं, और आसान किस्तों पर कर्ज की सुविधा के कारण, यानी कि पैसा उधार मिलना, लोन पर उधार मिलना जो है आसान हो गया था क्योंकि उसकी किस्तें भरना आसान था। तो आसान किस्तों पर कर्ज की सुविधा के कारण इस मांग को और ज्यादा हवा मिली और इस तरह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था कैसी हो गई? खुशहाल हो गई। ऑलराइट, ठीक है, यानी कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था तो फल फूल रही थी। 1923 में अमेरिका ने दुनिया के अन्य हिस्सों को पूंजी निर्यात करना शुरू कर दिया और सबसे बड़ा विदेशी साहूकार बन गया। कौन? अमेरिका। और इससे यूरोप की अर्थव्यवस्था को भी सुधरने का मौका मिला क्योंकि यूरोप फिर से अमेरिका से कर्जा लेने लगा, ठीक है। और पूरी दुनिया का व्यापार अगले 6 वर्षों तक वृद्धि दिखाता रहा। कब से कब तक? 1923 से ये जो है विदेशी साहूकार बन गया है सबसे बड़ा अमेरिका, और कब तक? 6 वर्ष तक, 1929 तक। यानी कि 1923 से 1929 तक तो दुनिया की अर्थव्यवस्था अमेरिका के कारण ठीक ठाक चल रही थी, 6 साल तक। यहां तक तो गाड़ी पटरी पर है, ठीक है। अब देखो, अब आता है महामंदी का दौर, यानी कि गाड़ी पटरी से फिर से कैसे उतरती है। तो महामंदी की शुरुआत हो चुकी है अब 1929 से, और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। यानी कि हम कह सकते हैं 1929 से लगभग 1935 तक यह संकट बना रहा। तो इस दौरान विश्व के ज्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज करी गई। विश्व के ज्यादातर हिस्सों में उत्पादन कम हो रहा था। उत्पादन कम होगा तो लोगों को रोजगार कम मिलेगा, रोजगार कम मिलेगा तो उनकी इनकम कम होगी या होगी ही नहीं, ठीक है। तो इन सब में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज करी गई। युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गई, यानी कि युद्ध के बाद जो अर्थव्यवस्था 1923 से 1929 तक ठीक ठाक स्थिति में चल रही थी, फिर वो फिर से कमजोर हो गई। फिर
कीमतें गिरी तो किसानों की आय घटने लगी और आमदनी बढ़ाने के लिए किसान अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगे। ठीक है, कीमतें गिरने लगी, किसानों की आय घटने लगी, तो किसानों ने क्या कहा कि हम और ज्यादा उगाएंगे और ज्यादा बेचेंगे, पैसे जितने भी मिले। ठीक है, ज्यादा बेचेंगे ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन किसानों की ये गलती थी। कीमतें गिरी, किसानों की आय घटने लगी और आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों ने क्या किया, अधिक मात्रा में उत्पादन का काम करने लगे। अब देखना क्या स्थिति बनती है। ठीक है, बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया था। ठीक, अमेरिकी उद्योगपतियों ने मंदी की आशंका को देखते हुए यूरोपीय देशों को कर्ज देना बंद कर दिया। मंदी की स्थिति आ चुकी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था गिर चुकी है, किसानों ने पैसा कमाने के चक्कर में प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, लेकिन उतनी डिमांड तो हो भैया। तो अब जो अनाज किसान उगा रहे थे वो सड़ने लगा है। ठीक है, बहुत सारे देश अमेरिका से कर्ज ले रहे थे, लिया था अमेरिका से कर्ज, उसी के कारण फल फूल रहे थे। लेकिन जब अमेरिकी उद्योगपतियों ने देखा कि दुनिया में मंदी का दौर आ चला है, तो यूरोपीय देशों को अमेरिका ने कर्ज देना बंद कर दिया कि अब हम अमेरिका को कर्ज नहीं देंगे, और हजारों बैंक दिवालिया हो गए थे, यानी कि बैंकों का पैसा खत्म हो गया था। बैंकों के पास पैसा नहीं बचा था, लोगों को पैसा उधार दे के रखा है। अब वो मंदी की स्थिति आ गई है कि पैसा वापस मिलेगा ही नहीं, बैंक के पास पैसा नहीं बचा, बैंक हो गए दिवालिया। ठीक है, फिर हम बात करेंगे भारत और महामंदी की। भारत पर महामंदी का असर कैसे पड़ा, तो देखिए 1928-1934 के बीच देश का आयात निर्यात घटकर आधा रह गया। ठीक है, भारत का 1928-1934 के बीच आयात निर्यात घट के दोनों आधा हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने से भारत में गेहूं की कीमत कितनी गिर गई, 50% तक गिर गई। जी हाँ, किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ। महामंदी शहरी जनता एवं अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक साबित हुई, और 1931 में मंदी चरम सीमा पर थी, जिसके कारण ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा साधन क्या है, हमारे देश की कृषि, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। अब ये सब समस्याएं चल रही थी, तो दुनिया के बड़े बड़े देशों के वैश्विक नेताओं ने ये सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा इस दुनिया को आर्थिक मंदी से बाहर निकालने के लिए। तो युद्ध के बाद कुछ समझौते भी हुए, देखते हैं। तो दूसरा विश्व युद्ध पहले के युद्धों की तुलना में बिल्कुल अलग था। कब से कब तक हुआ था भाई, जल्दी से कमेंट करके बता दो। 1939-1945 तक हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो दूसरा विश्व युद्ध पहले के विश्व युद्धों की तुलना में बिल्कुल अलग था। इस युद्ध में आम नागरिक अधिक संख्या में मारे गए, आम नागरिक, और महत्वपूर्ण शहर बुरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। इसका एग्जाम्पल है जापान के दो शहर, हिरोशिमा और नागासाकी, जिन पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः लिटिल बॉय और फैटमैन नाम के परमाणु बम अमेरिका के द्वारा फेंके गए थे और जापान के 2 शहरों को नष्ट कर दिया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की स्थिति में सुधार मुख्य रूप से 2 बातों से प्रभावित हुए थे। अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो सुधार लाए गए थे वो किन 2 बातों से प्रभावित होते हैं, उनमें पहली बात यह है कि पश्चिम अमेरिका का एक प्रबल आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक शक्ति के रूप में उदय। जो पश्चिमी अमेरिका है, पश्चिम अमेरिका में एक प्रबल आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक शक्ति के रूप में उदय होता है पश्चिमी अमेरिका का। ठीक है, यानी कि पश्चिमी अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक, यानी कि अपनी सैनिक शक्ति, सुरक्षा की शक्ति के रूप में शक्तिशाली बना। सोवियत यूनियन, सोवियत संघ की बात हो रही है, यानी कि किसकी बात हो रही है, सोवियत संघ, यानी कि जल्दी बताओ कमेंट करके, सोवियत संघ यानी कि रूस। तो सोवियत संघ का एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये 2 बातें जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमें सुधार की स्थिति के रूप में दिखाई देती हैं। अब देखो, अब हुई विश्व के नेताओं की मीटिंग, जिसमें युद्ध के बाद के संभावित सुधारों पर चर्चा करी गई कि युद्ध के बाद हम कौन कौन से सुधार कर सकते हैं। तो उन्होंने 2 बातों पर ज्यादा ध्यान दिया, जिन्हें नीचे दिया गया है। कौन सी 2 बातें,
कि औद्योगिक देशों में आर्थिक संतुलन को बरकरार रखना और पूर्ण रोजगार दिलाना। क्या? औद्योगिक देशों में आर्थिक संतुलन को बरकरार रखना और पूर्ण रोजगार दिलवाना। उत्पादन को बरकरार रखोगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर पूंजी, सामान और कामगारों के प्रवाह पर बाहरी दुनिया के प्रभाव को नियंत्रित करना। ये मीटिंग में बातें चल रही थी विश्व नेताओं के बीच। और फिर होता है ब्रेटन वुड्स समझौता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेटन वुड्स समझौता कब होता है? 1944 में। कहाँ होता है? ब्रेटन वुड्स एक जगह है। कहाँ है? अमेरिका में स्थित न्यू हैम्परशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। जी हाँ, ब्रेटन वुड्स समझौते को संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो अमेरिका स्थित न्यू हैम्परशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर एक सहमति बनी सन 1944 में। और इसी सम्मेलन में, इसी कॉन्फ्रेंस में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरी संस्था जो है विश्व बैंक की स्थापना हुई, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। ठीक है, ये वॉशिंगटन में स्थित, अमेरिका स्थित माउंट वॉशिंगटन होटल, यह वही स्थान है जहां ब्रेटन वुड्स का ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अब एक नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश भी जारी किया गया जिसे कहा गया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसको क्या कहेंगे हम? न्यू, N फॉर न्यू, I फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश। तो ज्यादातर विकासशील देशों को 1950 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के तेज विकास से लाभ नहीं हुआ। जो ब्रेटन वुड्स समझौते के दौरान पश्चिमी देशों ने मिलकर योजना बनाई थी, उनका लाभ कई सारे ऐसे देशों को नहीं हुआ था जो विकासशील थे, जो धीरे धीरे विकास कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया? इन सारे देशों ने, जो विकासशील देश थे, उन्होंने खुद का एक ग्रुप बनाया। ठीक है, खुद को एक समूह के रूप में संगठित किया और नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश, ठीक है, NIEO की मांग के लिए 77 देशों का एक समूह बनाया जिसे कहा गया G77 का समूह। और ये एक ऐसी प्रणाली थी जो अपने प्राकृतिक संसाधनों का अधिक विकास, सहायता, कच्चे माल के लिए उचित मूल्य और विकसित देशों के बाजारों में उनके निर्मित सामानों के लिए बेहतर पहुंच और वास्तविकता पर नियंत्रण प्रदान करेगी। G77 नाम का एक इन्होंने समूह बनाया और इसमें इन्होंने ऐसी प्रणाली बनाई कि जितने भी हम विकासशील देश हैं और G77 के सदस्य हैं, हम क्या करेंगे? हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूरे तरीके से उपयोग करना सीखेंगे। ठीक है, उनकी सहायता से अधिक विकास करेंगे, कच्चे माल का जितना उपयोग हो सकता है उतना करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। और जो डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश हैं, उनके बाजारों तक अपनी पहुंच बनाएंगे। जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे उनको विदेशी बाजारों में, विकसित देशों के बाजारों में बेचेंगे। ठीक है, ये इनने कुछ इस तरीके की योजना बनाई कि इस तरीके से हम अपना खुद का विकास करेंगे। और चीन ने बनाई अपनी अलग नई इकोनॉमिक पॉलिसी, चीन की नई आर्थिक नीति। तो चीन जैसे देशों में मजदूरी बहुत कम थी। ठीक है, मजदूरी बहुत ज्यादा कम थी, यानी कि जो लोग वहां काम करते थे उन्हें कम पैसा मिलता था, यानी कि कम सैलरी पर लेबर उपलब्ध हो जाते थे। तो चीनी अर्थव्यवस्था की कम लागत वाली संरचना ने इसके उत्पादों को क्या कर दिया? सस्ता कर दिया। ठीक है, तो जहां पर लेबर कॉस्ट कम लगेगी वहां चीजें सस्ती मिलेंगी। कॉस्ट कम तो भाई उसकी प्राइस भी कम होगी, वैल्यू भी कम होगी। तो चीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए निवेश का एक पसंदीदा स्थान बन गया, यानी कि MNC जो है चीन में ज्यादा आने लगी, क्योंकि वहां पर इनको MNC को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा था क्योंकि कॉस्ट कम लगती। ठीक, तो चीन की नई आर्थिक नीति विश्व अर्थव्यवस्था की तह में लौट आई, क्योंकि वहां पर बने सामानों की कॉस्ट बहुत कम होती थी। अब बात आती है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की,
कि बहुराष्ट्रीय कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी किसे कहा जाता है? शब्द से स्पष्ट है, बहुत सारे राष्ट्रों में काम करने वाली कंपनियां। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी कंपनियां हैं जो एक ही समय में कई सारे देशों में काम करती हैं। ठीक है, एमएनसी का विश्वव्यापी प्रसार 1950 और 1960 के दशक में एक उल्लेखनीय विशेषता थी, क्योंकि दुनिया भर में अमेरिकी व्यापार का विस्तार हुआ था। विभिन्न सरकारों द्वारा लगाए गए उच्च आयात शुल्क ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी विनिर्माण इकाइयों का पता लगाने के लिए मजबूर किया और इस तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियां दुनिया के देशों में फैली। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट। समझ में आया कि कैसे दुनिया के देश व्यापार के माध्यम से धन कमाने के लिए दूसरे देशों में गए और आर्थिक कारणों की वजह से सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से दुनिया से जुड़े। ठीक है, अब इस चैप्टर के दौरान कुछ टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया गया, कुछ शब्दावली का उपयोग किया गया है जो मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ। पहला शब्द था यहाँ पर वीटो। ठीक है, क्या था? वीटो। वीटो क्या होता है? मैंने बताया था आपको, एक तरीके का संवैधानिक अधिकार है, जैसे कि एक कानून या निकाय द्वारा किए गए प्रस्ताव को अस्वीकार करने का संवैधानिक अधिकार। अब मान लो कोई कंट्री किसी के द्वारा बनाए गए कानून को नहीं मानना चाहती है, और तो वो क्या करेगी? मान लो कोई कंट्री है, उसके पास वीटो पावर है और उस वीटो पावर के जरिए किसी दूसरे देश द्वारा बनाए गए कानून को वो नहीं मानना चाहती, तो नहीं मानेगी क्योंकि उसके पास वीटो पावर है। यानी कि दुनिया के लिए बनाया गया कानून उसके लिए लागू नहीं होगा क्योंकि वो मानना नहीं चाहती, और ये वीटो पावर किसके पास है? अमेरिका के पास है। ठीक है, यानी कि कोई कानून बनाया जाता है, आर्थिक रूप से मान लो कोई कानून बनाया जाता है और अमेरिका उसे नहीं मानना चाहता, तो नहीं मानेगा क्योंकि उसके पास वीटो राइट है, यानी कि किसी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का संवैधानिक अधिकार कहलाता है वीटो। दूसरी बात है टैरिफ। टैरिफ क्या है? एक देश के आयात या निर्यात पर दूसरे देश द्वारा लगाया जाने वाला कर है टैरिफ। टैरिफ क्या है? यानी कि जैसे भारत है, भारत अपनी कोई चीज दूसरे देश को भेज रहा है या दूसरे देश से कोई चीज भारत में आ रही है, तो क्या लगेगा? टैक्स लगेगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर, तो उसे क्या कहेंगे? टैरिफ कहेंगे। फिर एक और शब्द है विनिमय दरें। विनिमय दरें क्या कहलाती हैं? तो वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं को जोड़ती हैं ताकि इंटरनेशनल व्यापार हो सके। मोटे तौर पर दो प्रकार की विनिमय दरें होती हैं, एक होती है आपकी निश्चित विनिमय दर और एक होती है अस्थायी विनिमय दर। ठीक है, अब ओवरऑल निष्कर्ष निकल के क्या सामने आता है कि पिछले 2 दशकों में, एक दशक होता है, एक डिकेड होता है 10 साल का, 2 दशक यानी कि 20 साल, तो पिछले 2 दशकों में दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत बदल गई है। क्यों? क्योंकि चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों ने तेजी से आर्थिक विकास को हासिल किया है। क्लियर है बात? तो ये बात रही आपकी किस चीज की? पूरे इस चैप्टर की। और ये रहा इसका कंक्लूजन कि भूमंडलीकृत विश्व का निर्माण कैसे होता है, उसका जीता जाता है एग्जाम्पल आज की आधुनिक दुनिया में, पूरे विश्व में दिखाई देता है, जो पिछले 20 सालों में और ज्यादा हमें देखने को मिलता है। यानी कि वैश्वीकरण का कंसेप्ट, भूमंडलीकरण का कंसेप्ट, इसकी अवधारणा अभी से नहीं, प्राचीन समय से चल रही है, जिसको हमने प्राचीन रेशम मार्ग से यानी कि आज के 3000 साल पहले से लेके अब तक की दुनिया में देखा है। तो आज का ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक पहुंचाया जाएगा। क्लियर? चलिए, तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेज हैं जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं।
मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।